बात है, एक गांव में सरजू नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे भी थे, विक्रम, विजय और भोला। विक्रम और विजय काफी समझदार लड़के थे। वहीं भोला को सब भोंदू भी बुलाते थे, क्योंकि वह बहुत सीधा और मूर्ख भी था। सरजू बोला, बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम भी नहीं होता। भोंदू बहुत ही सीधा है, मुझे समझ नहीं आता वो क्या करेगा। साथ ही गांव के जमींदार की नज़र हमारी जमीन पर भी है, पता नहीं कैसे सब कुछ सही होगा। विक्रम, दादाजी की जमीन पर पता नहीं कैसे उस जमींदार ने अपना हक जमा लिया। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। और इस भोला का क्या करूं पिताजी, इसको कुछ भी नहीं आता, अगर कोई काम भी दो तो सब उल्टा पुल्टा कर देता है। विजय, पता नहीं भोला इतना मूर्ख कैसे हो गया, जबकि हम दोनों इतने समझदार भाई हैं। भोला, मैं कहाँ से मूर्ख दिखता हूँ तुम लोगों को, है? विजय, कल तुमने हरिया चाचा को क्यों मारा इतना? भोला, हरिया चाचा ने बोला मुझे चप्पल दे, मैंने उनकी बात मानी और उन्हें चप्पल दी। विजय, वो चप्पल पहनने के लिए मांग रहे थे, तुमने उन्हें चप्पल से ही मार दिया। मूर्ख कहीं का, इसे तो ये तक पता नहीं होता किसी इंसान से कौन सा काम करवाना है। मैंने इससे कहा, जा खेतों से अनाज काट कर ले आना। मैंने जाकर देखा, ये बैठकर एक एक दाने को चाकू से काट रहा था। बोला, हाँ तो क्या, तुमने ही तो कहा था अनाज को काट कर लाओ, वही तो मैं कर रहा था। सरजू, भोंदू, तुझे बात समझ नहीं आती क्या? अनाज काटना यानी कि फसल काट कर लानी है तुम्हें। भोला, पिताजी, मैं तो वही करता हूँ जो मुझसे कहा जाता है, अब ये लोग ही मुझे गलत चीज बताएंगे तो मैं क्या करूं बताओ। भोला के पिताजी को हमेशा भोला की चिंता ही लगी रहती थी। सरजू, हे भगवान, पता नहीं भोला का क्या होगा, आप ही मेरे भोले की रक्षा कीजिए ना। किसान बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसका निधन भी हो गया। अब भोला का कोई भी सहारा नहीं था। दोनों भाई भी भोला का मजाक उड़ाते रहते थे। विजय, ओ भोंदू, इधर आ, मेरे लिए पानी लेकर आ। भोला, ठीक है भैया, ले आता हूँ। भोला बड़ी सी बाल्टी में पानी भरकर लेकर आता है। विजय, अरे मूर्ख, बाल्टी में पानी भरकर क्यों लाया है? मैंने तो पीने के लिए पानी मांगा था, गिलास में लाकर दे। एक बार में कोई काम सही से नहीं करता तू। विक्रम, तुम इसे बोलते ही क्यों हो, कोई काम किसी काम का नहीं है ये, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और खाली नुकसान करता रहता है। विक्रम, चल जा यहाँ से। दुखी होकर वहां से चला जाता है। अब तो हर रोज भोंदू के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। गांव के लोग भी भोंदू को मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवा लेते थे। एक दिन बूढ़ा व्यक्ति बोला, भोला बेटा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, जरा मेरे खेत जोत देगा तू? भोला, काका, खेत जोत लूंगा तो आपका कमर दर्द कैसे ठीक हो जाएगा? उसके लिए तो कमर दबानी पड़ेगी ना। बूढ़ा व्यक्ति बोला, अरे भोंदू, मेरी कमर में दर्द है, मैं खेत नहीं जोत सकता, इसीलिए तो तुझसे बोल रहा हूँ, तू भी ना। भोला, तो ऐसा बोलना काका, खुद गलत बोलते हैं सब और फिर मुझे मूर्ख ठहराते हैं, बताइए। बूढ़ा व्यक्ति, हाँ बचवा, हाँ, हम ही मूर्ख हैं, जा खेत जोत, मेरी कमर की चिंता ना कर तू। मूर्ख जरूर था, पर वह बहुत मेहनती भी था, वो सबकी मदद भी किया करता था, हालांकि लोग उसका सिर्फ इस्तेमाल करते थे। फिर एक दिन भोला गांव के रास्ते से जा रहा था, अचानक उसका पैर रास्ते पर बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। सोया हुआ कुत्ता घुर्राते हुए भोंदू को देखता है और भौंकने लगता है। भोला, अरे बाप रे बाप, क्यों भौंक रहा है भाई, गलती हो गई, माफ कर दे। कुत्ता से दौड़ाने लगता है। भोला, माई रे माई, कहाँ फंस गया, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ रे। दौड़ते दौड़ते भोंदू जंगल में चला जाता है। वह जंगल के अंदर जाते जा ही रहा था,
उसे पता ही नहीं था वो कहाँ जा रहा है। भोला भोंदू अपने घर का रास्ता भी भटक गया था। उसी जंगल की ओर एक लड़की दिखाई देती है जो सूखी लकड़ियों को जमा कर रही थी। भोला बोला, ये कौन सी जगह है? रमा, ये तो जंगल है, आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो कोई भी आदमी नहीं आ जाता। भोला, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है। उसके बाद भोला ने सारी बात उस लड़की को बता दी। भोला की बातें सुनकर उस लड़की को पता चला कि भोला बहुत ही भोला भाला है जो अपने घर का पता भूल गया है। रमा बोली, मेरा नाम रमा है, चलो कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें तुम्हारे घर का पता नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे साथ ही मेरे घर चल लो। उस रमा के साथ चला जाता है। लकड़ी बेचकर जो मिलता है वो लड़की खुशी खुशी मिल बांट कर खा लेती है। लेकिन भोंदू का भोलापन अभी भी जारी था। वह अपनी हरकतों से सबको हंसाया करता था। वहीं दूसरी ओर विक्रम चिंता कर रहा था। पता नहीं ये भोंदू कहाँ चला गया है, मूर्ख कहीं का। विजय, एक तो खुद जमींदार ने हमारी जमीन रख ली है, ये परेशानी क्या कम थी जो भोंदू अचानक गायब हो गया है। मैं तो तंग आ गया हूँ। विक्रम, चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इधर कुछ बाद भोंदू जंगल में लकड़ी का गट्ठर उठा ही रहा था। लकड़ी का गट्ठर बहुत बड़ा और भारी था। इसे भोंदू ठीक तरह से उठा नहीं पा रहा था। भोला, अरे बाप रे बाप, ये लकड़ी का गट्ठर तो बहुत भारी है, उठ ही नहीं रहा है। पता नहीं रमा कैसे उठाती है इसे। वहीं पास ही भोला को एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा नजर आए जो ध्यान लगाए हुए बैठे थे। कुछ सोचे समझे उन साधु बाबा को कहता है। भोला बोला, भाई ये गठरी बहुत भारी है, थोड़ी मेरी मदद कर दो ना इसे उठाने में, आप तो वैसे भी सो ही रहे हो। साधु ध्यान में मग्न था और साधु ने कुछ नहीं सुना। भोला, अरे अजीब इंसान है, नींद में इतना मग्न है कि किसी की कोई भी मदद को राजी नहीं है। भोला, उठ जा भाई, उठ जा, मेरी मदद कर दे भाई। साधु, कौन मूर्ख है ये जिसने मेरी सालों की तपस्या भंग कर दी है? ध्यान कर रहा था। मूर्ख, तूने मेरा ध्यान तोड़ दिया है। तू खुद को समझता क्या है? बहुत बुद्धिमान है तू, इतना घमंड है तुझे अपनी बुद्धि पर, मूर्ख इंसान। भोला, लो आप भी मुझे मूर्ख ही बोल रहे हो। आपको नहीं पता मैं कितना समझदार हूँ। सब बस मुझे मूर्ख ही बोलते रहते हैं। साधु, तू बहुत समझदार है ना, तुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है ना। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तेरी बुद्धि पलट जाएगी। तू अभी है जैसा उससे ठीक उल्टा हो जाएगा। तू खुद को जितना समझदार समझता है ठीक उसका उल्टा बन जाएगा। भोला, अरे महाराज, श्राप भी दे दिया, मेरा गट्टर तो उठवा देते। अजीब बाबा है यार। इसके बाद साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। अचानक भोला ने अपने अंदर एक अजीब सा परिवर्तन महसूस किया, पर उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। भोंदू घर आता है। वहां रमा बैठकर लकड़ियों की कीमत का हिसाब लगा रही थी। रमा, आ गए आप, सारी लकड़ियां लेकर आए हैं ना? फिर रमा लकड़ी के पैसे जोड़ने में लग जाती है। रमा, 100 रुपये होने चाहिए। भोला, रमा तुम गलत हिसाब लगा रही हो। झोंपड़ी के पीछे जो लकड़ियों का बंडल रखा है तो तुमने उसे बेचा ही नहीं है, और कल तुमने 2 गट्ठरों को आधे दामों पर बेचा था। क्योंकि वो गीले थे इसलिए तुम्हारे पास अभी 50 ही हैं। रमा, हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रमा चौंक जाती है। रमा, आपने तो बिल्कुल सही हिसाब लगाया है, अचानक से आप इतने समझदार कैसे हो गए? भोंदू ने रमा को साधु महाराज वाली सारी बात बता दी। असल में साधु का श्राप भोंदू के लिए वरदान बन गया था। वो अब समझदार हो गया था। रमा सब सुनकर बहुत खुश हुई। रमा, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। भोला, अरे इसका बुरा मानने वाली कौन सी बात है, कहो ना। रमा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और हमारा एक दूसरे से जान पहचान भी अच्छा है, क्यों ना हम दोनों मिलकर शादी कर लें।
भोला, क्या सच में तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ? मुझे मंजूर है। इसके बाद रमा और भोंदू दोनों पास के मंदिर में जाकर शादी रचा लेते हैं। फिर एक दिन भोला बोला, अब मुझे अपने गांव जाना है रमा। रमा, ठीक है आप चले जाइए। भोला, जाऊंगा पर अकेले नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगी। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, चलोगी ना? रमा, अब मेरे सब कुछ आप ही तो हो, मैं आपके बिना भला कैसे रह सकती हूँ। भोला रमा को लेकर अपने गांव पहुंच जाता है और अपने घर जाता है। वहां वह देखता है कि उसके दोनों भाई चिंता में बैठे थे। भोला, विक्रम भैया, मैं आ गया, प्रणाम। पिकू, तू कहाँ चला गया था रे? हमने तुझे बहुत ढूंढा, कहाँ था तू? और ये कौन है तुम्हारे साथ? भोला, भैया, मैं गलती से जंगल में चला गया था, वहां रमा ने मुझे बहुत सहारा दिया था। विक्रम, अच्छा हुआ तू जो आ गया, पर क्या फायदा, हम तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भोला, मुसीबत? कैसी मुसीबत भैया? विजय, पिताजी की पूरी जमीन जमींदार ने अपने नाम करवा ली है। अब हमारे पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है जहां खेती करके हम अपना गुजारा कर सकें। भोला, पिताजी की जमीन जमींदार ने हत्या ली है। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं वो जमीन छुड़वा लूंगा। विक्रम, तू कैसे छुड़वाएगा जमीन? तेरे जैसा मूर्ख कैसी बातें कर रहा है, सुनकर हंसी आ रही है। भोला, आप मेरी बात तो मानो भैया, मैं जमीन जरूर छुड़वा लूंगा, मेरे पास एक योजना है। भोंदू अपनी योजना बताता है। भोंदू की बात सुनकर दोनों भाई दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भोंदू इतना समझदार कैसे हो गया। उन लोगों को रमा ने साधु के श्राप के बारे में सब बता दिया था। भोला के लिए वरदान बन चुका था जो। विक्रम, भोला, जैसी योजना तुमने बनाई है हम वैसा ही काम करेंगे। मेरे भाई, तू ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। भोला, भाई आप फिक्र ना करो, अब देखो जमींदार को सबक कैसे सिखाता हूँ मैं। अगले ही दिन गांव में यह खबर फैल जाती है कि भोला के पिता के खेत में एक चुड़ैल रात को घूमती है। आसपास के लोगों में डर का माहौल छा गया था। ये खबर जमींदार के पास भी पहुंच गई। जमींदार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? व्यक्ति बोला, हाँ मालिक, आजकल सरजू की जमीन पर हर रात एक चुड़ैल घूमती हुई नजर आती है और जैसे ही सामने जाओ वो गायब हो जाती है। गांव के 2-4 लोग तो बीमार हो गए हैं। चुड़ैल को देखकर जमींदार, क्या बेकार की बातें करते हो तुम लोग, आज मैं जाकर देखता हूँ। रात जमींदार अपने 4 आदमियों के साथ चुड़ैल देखने के लिए सरजू के खेत में जाता है। जमींदार, ये गांव वाले सब सठिया गए हैं ससुरे, न जाने कौन सी चुड़ैल दिखाई देती है इन्हें, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जमींदार को पीछे से सफेद कपड़ों से लिपटा हुआ, बाल खुले हुए कोई आता दिखाई देता है। जमींदार, जय हनुमान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई यहाँ पर? हे भगवान, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। फिर व्यक्ति बोला, मालिक, चुड़ैल तो गायब हो गई है। तभी अचानक चुड़ैल फिर वहां आ जाती है और बोलती है, चुड़ैल, ये जमीन किसकी है? मुझे बहुत पसंद है, अब तो मैं यहीं रहूंगी हमेशा। इस जमीन पर जिसने अपना हक जताया वो मारा जाएगा, तुम्हें मरना है। और चुड़ैल फिर गायब हो जाती है। जमींदार बोला, हे भगवान, आज बचा लो, मुझे कोई जमीन नहीं चाहिए, कभी मुड़कर इस जमीन की तरफ भी नहीं देखूंगा। राम 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 राम। ये सब लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं। दूसरे ही दिन जमींदार ने वह जमीन विक्रम और विजय को वापस लौटा दी। जमींदार, अरे विक्रम बेटा, मुझसे गलती हो गई थी, ये जमीन तो सरजू की थी और उसी की ही रहेगी। हाँ, ये रहे तुम्हारे जमीन के कागज, हाँ लाओ। और दूसरी बात, अगर गलती से भी हमारी जमीन पर नजर डाली ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जमींदार बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। विजय घर आकर बोलता है, वाह भोंदू, क्या दिमाग हो गया है तेरा, तेरे प्लान ने तो सच में हमारी जमीन वापस लौटा दी। और हाँ, रमा भाभी कमाल की कलाकार है, चुड़ैल बनकर क्या खूब डराया है जमींदार को। भोला, धन्यवाद रमा, हमारी इतनी मदद करने के लिए। रमा, धन्यवाद किस लिए जी, अब मैं भी तो इसी घर की सदस्य हूं ना,
अब तो हम सब लोग मिलकर रहेंगे। भोला को पता था कि डर से किसी भी चीज को आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस तरह भोला की होशियारी और रमा के साथ से उन्हें उनकी जमीन वापस मिल गई और वह तीनों भाई हंसी खुशी रहने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।